नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। स्वागत है। आज हम जिंक यानी जस्ते के बाजार की पड़ताल कर रहे हैं। जी। हमें जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि जिंक की कीमतों में हाल ही में काफी तेजी आई है। हाँ बिल्कुल। और इसकी सप्लाई चेन में कुछ अजीब से पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो आज की हमारी कोशिश ये समझने की है कि आखिर चल क्या रहा है, इसके पीछे कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं और दुनिया भर के बाजार के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। और ये पड़ताल खास तौर पर केंद्रित होगी जिंक गलाने यानी स्मेल्टिंग की प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों पर। अच्छा। लंदन मेटल एक्सचेंज LME जैसे बड़े स्टॉक भंडारों में जो कमी आई है उस पर, और इस पूरी तस्वीर में चीन की क्या भूमिका है। ये सिर्फ कीमतों का उतार चढ़ाव नहीं है, ये तो वैश्विक सप्लाई चेन, उत्पादन क्षमता और व्यापार के ताने बाने की एक काफी पेचीदा और दिलचस्प कहानी है जिसे हम परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे आज। तो चलिए आंकड़ों से ही शुरू करते हैं। हमें मिली जानकारी बताती है कि LME पर जिंक का वायदा भाव फ्यूचर्स प्राइस हाल ही में $3,178 प्रति टन तक पहुंच गया था। जी। ये 2024 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। आखिर इस तेजी की वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे दो मुख्य कारण उभर कर सामने आ रहे हैं। पहली बात, जिंक गलाने वाले प्लांट्स यानी स्मेल्टर्स के कामकाज में लगातार रुकावटें आ रही हैं। अच्छा। इससे क्या हो रहा है कि तैयार जिंक की सप्लाई पर दबाव बना है। ओके। दूसरी और शायद ज्यादा अहम बात, लंदन मेटल एक्सचेंज यानी LME के गोदामों में जिंक का स्टॉक बहुत तेजी से घटा है। कितना? कितना कम हो गया है स्टॉक? इतनी कमी आ गई है कि खरीदारों पर भारी दबाव है। ऐसा दबाव दशकों में नहीं देखा गया। LME में जिंक का स्टॉक लगातार कम होता ही जा रहा है। अच्छा। और ये 2023 में देखे गए अपने सबसे निचले स्तर के बहुत करीब पहुंच चुका है। बाप रे। जानकारी के मुताबिक फिलहाल स्टॉक सिर्फ 35,300 मीट्रिक टन बचा है। बस इतना? हाँ, ये मात्रा इतनी कम है कि दुनिया भर की एक दिन की जरूरत भी इससे मुश्किल से पूरी हो सकती है। तो किल्लत तो है। बिल्कुल। इसी किल्लत की वजह से हाजिर कीमतें यानी तुरंत डिलीवरी वाली कीमतें वो आसमान छू रही हैं। क्योंकि व्यापारी LME के गोदामों में बचे खुचे माल को हासिल करने की होड़ में लगे हैं। और हमने ये भी देखा कि हाजिर यानी कैश जिंक जो तुरंत मिलता है, हाँ? और 3 महीने बाद मिलने वाले वादा कॉन्ट्रैक्ट की कीमतों के बीच एक बड़ा फासला बन गया है। बिल्कुल। जिसे बाजार की भाषा में प्रीमियम कहते हैं। हाँ, सही कहा। कैश जिंक कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने बाद डिलीवरी वाले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले हाल ही में $279 प्रति टन के प्रीमियम पर चल रहा था। 279? और मजे की बात यह है कि कुछ ही समय पहले ये प्रीमियम $300 प्रति टन को भी पार कर गया था। अच्छा। ये कई दशकों का उच्चतम स्तर था। तो ये साफ दिखाता है कि फौरन डिलीवरी के लिए जिंक की कितनी ज्यादा किल्लत है। एकदम बिल्कुल साफ संकेत है ये। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प मैच नजर आता है। हाँ। इंटरनेशनल लीड एंड जिंक स्टडी ग्रुप यानी ILZSG, जिनके आंकड़ों का जिक्र हमें मिले स्रोतों में है। हाँ, ILZSG। उनके मुताबिक इस साल खदानों से निकलने वाले जिंक की मात्रा माइंड आउटपुट वो तो 6.3% बढ़ी है। हाँ, बढ़ी है। लेकिन तैयार यानी रिफाइंड जिंक का उत्पादन 2% से ज्यादा घट गया है। ये कैसे हो रहा है? कच्चा माल ज्यादा, तैयार माल कम। हाँ, ये विरोधाभास असल में स्मेल्टर्स यानी धातु गलाने के लेवल पर पैदा हो रहा है। अच्छा। आंकड़े इशारा करते हैं कि कजाकिस्तान और जापान जैसे देशों में स्मेल्टरों ने अपना उत्पादन घटा दिया है। खासकर जापान में टोहो जिंक के बड़े अनाका प्लांट का बंद होना एक बड़ा झटका रहा है। तो कच्चा माल भले ही ज्यादा निकल रहा हो, उसे प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाने की क्षमता वो कम हो रही है। हाँ, और जानकारी ये भी बताती है कि जापान के ही एक और बड़े जिंक स्मेल्टर मित्सुई माइनिंग एंड स्मेल्टिंग, हाँ मित्सुई, उन्होंने भी अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के लिए अपना रिफाइंड जिंक उत्पादन का लक्ष्य घटा दिया है। अच्छा। पिछले साल के मुकाबले करीब 6.6% कम, यानी 1,06,500 मीट्रिक टन। ये तो उत्पादन में और कमी का इशारा है। ये सही है, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जिसका जिक्र मिला है। क्या? मिसाल के तौर पर आइवनहो माइंस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में अपनी कामुआ, काकुला और किपुशी खदानों से तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड 57,200 टन जिंक निकाला। तो वहां तो उत्पादन बढ़ा है। हाँ, तो जैसा आप देख सकते हैं, असल मुद्दा खदान से निकलने वाले कॉन्सेंट्रेट का नहीं है उतना, बल्कि उसे रिफाइन करने की वैश्विक क्षमता का है, और खासकर चीन के बाहर। ये पॉइंट नोट करने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम LME स्टॉक पर वापस लौटें, हाँ, तो बताया गया है कि पिछले साल इसी समय
LME के गोदामों में करीब 3 लाख टन जिंक पड़ा था। हाँ, काफी स्टॉक था। और उसका बड़ा हिस्सा सिंगापुर में था। जी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये स्टॉक इतना घट गया? कहाँ गया ये सब? हाँ, ये एक अहम कड़ी है इस पूरी कहानी में। देखिए, 2024 के दौरान सिंगापुर के LME गोदामों में जिंक की भारी आवाजाही हुई। अच्छा। करीब 7 लाख टन माल अंदर आया और बाहर गया। 7 लाख टन? हाँ, इसकी मुख्य वजह थी गोदाम चलाने वाली कंपनियों, वेयरहाउस ऑपरेटर्स के बीच भंडारण से होने वाली कमाई, स्टोरेज रेवेन्यू के लिए होड़। मतलब कंपटीशन। बिल्कुल। ये कंपनियां ट्रेड हाउसेस को किराए में हिस्सेदारी जैसे मतलब इंसेंटिव्स देकर जिंक को अपने गोदामों में रखने और निकालने का खेल कर रही थीं। अच्छा, रेंट शेयरिंग वगैरह। हाँ, लेकिन इस सारी उठापटक के बावजूद साल के आखिर में स्टॉक में कुल बढ़ोतरी सिर्फ 35,550 टन की ही हुई। मतलब नेट इफेक्ट बहुत कम था। इतनी आवाजाही के बाद भी। और फिर इस साल की शुरुआत में कुछ अलग पैटर्न देखने को मिला। ठीक पहचाना। इस साल की शुरुआत में ये पैटर्न बदल गया। कैसे? अब जिंक LME के रजिस्टर्ड स्टॉक से बाहर तो जा रहा था, लेकिन वो ऑफ वारंट यानी गैर पंजीकृत स्टॉक में जमा नहीं हो रहा था, जैसा कि पहले होता था कि बाद में किसी और गोदाम में फिर से रजिस्टर करवा दिया जाए। तो फिर कहाँ जा रहा था? इसके बजाय सिंगापुर के व्यापार आंकड़े बताते हैं कि वहां से रिफाइंड जिंक का एक्सपोर्ट बढ़ गया। अच्छा, किधर? और वो भी पूर्वी अफ्रीका में जिबूती और मध्य अमेरिका में ग्वाटेमाला जैसी दूर दराज जगहों पर। जिबूती, ग्वाटेमाला, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, अब चूंकि सिंगापुर में कोई जिंक स्मेल्टर या रिफाइनरी तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इससे यही मतलब निकलता है कि जो जिंक LME स्टॉक से निकला वो सीधा उन जगहों पर भेजा गया जहां उसकी असल जरूरत थी, न कि सिर्फ गोदामों के बीच घुमाया गया। मतलब वो बाजार में इस्तेमाल हो गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में इस धातु की कमी क्यों महसूस हो रही है, जबकि आमतौर पे माना जा रहा था कि सप्लाई जरूरत से ज्यादा है, मतलब सरप्लस में है। हाँ, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब फिर से ILZSG के आंकड़ों और उत्पादन के भौगोलिक फैलाव में छिपा है, जैसा कि हमें मिली जानकारी से पता चलता है। अच्छा। दुनिया भर में जिंक की मांग तो लगभग स्थिर है। ठीक। हाँ। और 2 साल की गिरावट के बाद खदानों से सप्लाई भी फिर से बढ़ रही है। हाँ, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, पश्चिमी देशों में स्मेल्टर या तो उत्पादन कम कर रहे हैं या पूरी तरह बंद हो रहे हैं। ओके। ILZSG का अनुमान है कि इस साल दुनिया भर में रिफाइंड जिंक का उत्पादन 2.7% बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरी बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ चीन की वजह से। सिर्फ चीन? हाँ, चीन में उत्पादन 6.2% बढ़ने की उम्मीद है। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि अगर चीन को हटा दें तो बाकी दुनिया में रिफाइंड जिंक का उत्पादन असल में घट रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। चीन के बाहर स्मेल्टर या तो अपनी क्षमता से कम पर चल रहे हैं या फिर बंद हो गए हैं, जैसा हमने जापान में तोहो जिंक के अनाका प्लांट और इटली में ग्लेनकोर के सेकेंडरी जिंक ऑपरेशन के साथ देखा। सही। नतीजा ये है कि इस साल जो अनुमानित सप्लाई सरप्लस है वो सिर्फ 85,000 टन का है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा का पूरा सरप्लस चीन में ही केंद्रित है। तो सारा एक्स्ट्रा माल चीन में? हाँ, तो जाहिर है चीन के बाहर बाजार में खिंचाव महसूस होगा ही, सप्लाई टाइट रहेगी। उपलब्धता में इस तरह के क्षेत्रीय असंतुलन का, मतलब रीजनल इम्बैलेंस का फौरी असर क्या दिख रहा है बाजार पर? एक बड़ा असर तो ये है कि लंदन LME और शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज SHFE पर जिंक की कीमतों के बीच का फासला बढ़ रहा है। अच्छा, आर्बिट्राज गैप। हाँ, कह सकते हैं। मतलब लंदन में कीमतें शंघाई के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। अब चीन के बाहर के बाजार में इस असंतुलन को ठीक करने का सबसे सीधा तरीका तो यही है कि चीन से जिंक एक्सपोर्ट होकर LME के गोदामों में आए। हाँ, सप्लाई बढ़ाई जाए। लेकिन इस काम में, जिसे फिजिकल आर्बिट्राज कहते हैं, वक्त लगता है, शिपिंग वगैरह में टाइम जाता है। सही बात है। और LME पर जिन व्यापारियों ने शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, यानी कीमत गिरने पर दाव लगाया है, उन्हें तो आज फौरन धातु की जरूरत है अपनी पोजीशन कवर करने के लिए। और इसी फौरी जरूरत की वजह से कैश प्रीमियम $300 प्रति टन के पार चला गया है। हाँ। जो जैसा कि बताया गया है 1980 के दशक के आखिर में LME स्पेशल हाई ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने के बाद से बाजार की सबसे ज्यादा तंगी वाली स्थितियों में से एक है। हाँ, बिल्कुल यही स्थिति है। जबरदस्त स्क्वीज है मार्केट में। और ये भी दिलचस्प है कि कोई एक बड़ा खरीदार नहीं है। नहीं, यही बात है। जैसा कि जानकारी मिली है, कोई एक बड़ा खरीदार
मतलब लॉन्ग पोजीशन होल्डर नहीं है जो इस स्थिति का फायदा उठा रहा हो। अच्छा, बल्कि 6 ऐसे खरीदार हैं जिनकी कुल मिलाकर कैश पोजीशन एलएमई में उपलब्ध स्टॉक के 3 गुने से भी ज्यादा है। बाप रे, 3 गुना? हाँ, तो शॉर्ट पोजीशन रखने वालों पर कितना दबाव है इसका अंदाजा तथाकथित स्टॉर्म नेक्स्ट, ये क्या होता है? ये दरअसल एक शॉर्ट पोजीशन को अगली सुबह तक बनाए रखने मतलब रोल ओवर करने की लागत होती है। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट। हाँ, ये लागत इसी हफ्ते $30 प्रति टन तक पहुंच गई थी, जो असाधारण रूप से ज्यादा है। दिखाता है कि शॉर्ट्स कितने डेस्परेट हैं। तो आगे क्या होने की उम्मीद है? क्या ये दबाव बना रहेगा? भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, जानकारी के अनुसार जब तक एलएमई के गोदामों में स्टॉक ठीक-ठाक मात्रा में वापस नहीं आ जाता, तब तक शॉर्ट पोजीशन रखने वालों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यानी निकट भविष्य में मतलब शॉर्ट टर्म में दर्द जारी रह सकता है। तो अभी राहत नहीं? शायद नहीं। हालांकि एक राहत की बात यह है कि आगे चलकर सरप्लस यानी जरूरत से ज्यादा सप्लाई आने की उम्मीद है। अच्छा, कब तक? ILZLG का पूर्वानुमान है कि 2026 में 271,000 टन का बड़ा उत्पादन अधिशेष होगा। 2026 में? तो काफी बड़ा सरप्लस। हाँ, काफी बड़ा। तो संक्षेप में कहें तो आज बाजार में तंगी है, दर्द है, लेकिन कल बहुतायत की उम्मीद है। टुडेज पेन टुमारोज गेन, या कहें टुमारोज सरप्लस। तो आज की इस पड़ताल में हमने जिंक बाजार की एक काफी उलझी हुई तस्वीर देखी है। हाँ, काफी उलझी हुई। कैसे स्मेल्टरों के संचालन में दिक्कतें, एलएमई गोदामों में घटता स्टॉक और एक ऐसा सप्लाई सरप्लस जो मुख्य रूप से चीन तक ही सीमित है, इन सब ने मिलकर एक अजीब सी स्थिति बना दी है। बिल्कुल। फौरी तौर पर सप्लाई की कमी है और कीमतों पर जबरदस्त दबाव है, लेकिन आगे चलकर भारी सरप्लस का अनुमान भी लगाया जा रहा है। सही कहा। ये स्थिति कमोडिटी बाजारों की अंदरूनी जटिलता को उजागर करती है और खासकर ये दिखाती है कि उत्पादन और सप्लाई चेन में क्षेत्रीय असंतुलन का कितना गहरा असर पड़ सकता है। सही बात है। ये सिर्फ जिंक की कहानी नहीं है, ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे उत्पादन क्षमता, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक व्यापार का प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हैं और कैसे किसी एक इलाके की दिक्कतें या असंतुलन पूरे ग्लोबल मार्केट को हिला सकता है। आज के विश्लेषण से एक सवाल मन में उठता है जी, भले ही 2026 में भारी सरप्लस का अनुमान है, लेकिन क्या भविष्य में भी उत्पादन क्षमताओं में ये जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं और लॉजिस्टिक्स की बाधाएं हैं, क्या ये इसी तरह के छोटे समय के लिए लेकिन तीव्र बाजार दबाव या कीमतों में अस्थिरता पैदा करती रहेंगी? मतलब क्या ये पैटर्न बार बार देखने को मिल सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब शायद हाँ में हो सकता है। क्योंकि जब तक उत्पादन एक जगह केंद्रित रहेगा और सप्लाई चेन में रुकावटें आती रहेंगी, तब तक इस तरह के शॉर्ट टर्म शॉक्स की गुंजाइश बनी रहेगी। तो ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखने और सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, आगे देखने लायक बात होगी है। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।